पहला तो समाधान ये दिखाया समाधाता ने कि यहाँ कर्म लिट मान लेंगे हम, व्याक्रियन्ते यत् तत् व्याकरणम। इस व्याख्या के अनुसार कर्म में लिट हो गया और शब्द व्याकरण का अर्थ हो गया शब्द। ठीक है, अब दूसरा समाधान दिखा रहे हैं कि ठीक है आप करण में ही लिट मानो, व्याक्रियन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम, फिर भी जो है वो इस पक्ष में दोष नहीं आएगा कि हम व्याकरण का अर्थ, व्याकरण पद का अर्थ शब्द ले सके। तो फिर यदि व्याकरण पद का अर्थ शब्द लेंगे और व्याकरण पद की व्युत्पत्ति वही रखेंगे करण अर्थ वाली, व्याक्रियन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम, तो फिर ये होने लग जाएगा शब्दाः, जिसके द्वारा शब्दों को व्याकृत किया जाए वो व्याकरण है, माने शब्द ही शब्द को व्याकृत करते हैं, फिर तो ये होने लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है, अथवा शब्दैरपि शब्दा व्याक्रियन्ते। आप कह रहे थे शब्दों के द्वारा शब्द व्याकृत नहीं होते, वो भी होते हैं, शब्दों के द्वारा भी शब्द व्याकृत होते हैं। तद यथा गौर इत्युक्ते सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते नाश्यो न गर्दभः इति। जैसे कि गौः, जब हमने कहा किसी पदार्थ को बताने के लिए तो सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते, तो अन्य जो सारे संदेह हैं वो हट गए। नाश्यो न गर्दभः, किसी एक प्राणी विशेष को देख के कहा गौः, तो संदेह हट गया कि वो दूर से प्रतीति ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन जब निश्चित करके बता दिया अयम गौः, तो अन्य संदेह हट गए ना, अन्य संदेह व्याकृत हो गए। अब यहाँ व्याकृत का अर्थ अलग ले लिया, प्रकृति प्रत्यय विभाग वाला व्याकृत नहीं, यहाँ पे व्याकृत का अर्थ कैसे दिखा दिया कि अन्य जो है वो हट गए और एक स्वरूप का निश्चय हो गया। शब्दैरपि शब्दाः व्याक्रियन्ते, शब्दों के द्वारा भी शब्द व्याकृत किए जाते हैं। जैसे गौः ये शब्द बोला किसी पदार्थ के संदर्भ में, तो इसने अन्य पदों को, अश्वः गर्दभः आदि पदों को व्याकृत कर दिया, वहां से अलग कर दिया, हटा दिया। प्रदीपः गौरित्युक्त इति सासनादिमति यदा कंचित् प्रति अयं गौः इति उच्यते तदात्र वाचकान्तराणां निवृत्तिः कृता भवति। सासना आदि वाला कोई पदार्थ है, ठीक है, और उसके लिए हमने अयं गौः ऐसा बोला, तो फिर वहां पे जो अन्य वाचकांतर शब्दों की संभावना प्राप्त हो रही थी, अश्वगर्धव आदि शब्दों की जो संभावना प्राप्त हो रही थी, उन वाचकांतरों की निवृत्ति कर दी जाती है। वाचकांतराणां निवृत्तिः कृता भवति। एवं एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते। एवं एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते, तो इस तरह से एक उदाहरण कह दिए जाने पर सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते। ये दूसरा उदाहरण है। दो प्रकार से व्याकृत शब्द को कहा है भाष्यकार ने, तो एक ही प्रकार से कहा कि गौरित्युक्ते सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते नाश्यो न गर्दभः, कि एक शब्द बोला हमने किसी पदार्थ के लिए तो वो अन्य शब्दों को व्याकृत कर देता है, वहां से हटा देता है, ठीक है। लेकिन प्रदीप एक और व्याख्या कर रहे हैं कि एवं एकस्मिन् उदाहरणे उपन्यस्ते, इसी तरह से एक उदाहरण उपन्यास करने पर सर्वाणि सदृशानि शब्दान्तराणि प्रतीयन्ते। जैसे हम भागः ये उदाहरण बताते हैं ना वृद्धिरादेश का, तो हमने एक उदाहरण उपन्यास किया, उसको बताया, तो सर्वाणि तत्सदृशानि शब्दान्तराणि, उसके जैसे जो भी सारे शब्द हैं, त्यागः यागः आदि, उन सब शब्दांतरों का भी ज्ञान हो जाता है ना। तो एक शब्द ने अन्य शब्दों को व्याकृत कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो व्याकृत का दो अर्थ हो गए, एक तो अन्यों को हटा दिया, विजातियों को हटा दिया, अन्य कौन से थे जो विजाति है उनको हटा दिया, और दूसरे ये भी एक व्याख्या की कि अपने जैसे वालों का, सजातियों का ज्ञान करा दिया, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से शब्दों के द्वारा भी शब्द व्याकृत होते हैं। उद्योत ने लिखा है एवं च विपरीत व्यावृत्ति ही सदृश संग्रहश्च व्याकृति। व्याकृति पद का अर्थ बता दिया ना, व्याकृति शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत किया, विजातीय की व्यावृत्ति, उसका हटा देना, और सदृश का संग्रह, ये व्याकृति है। एतेन शब्दा प्रतिपत्तिरपि अत्र पक्षे उद्धृता। तो
एवं तर्हि दोषः भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति। तो देखिए व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, इसके दो पक्ष बना दिए ना। प्रथम पक्ष सूत्रम और दूसरा पक्ष हो गया शब्दः। माने सूत्रम अर्थात लक्षणम, व्याकरण पद का अर्थ है लक्षण, और दूसरा अर्थ कहा व्याकरण पद का अर्थ है शब्द अर्थात लक्ष्य। और प्रथम पक्ष में दो दोष दिखाए हैं, सूत्र व्याकरण षष्ठ्यर्थोनुत्पन्नः शब्दा प्रतिपत्ति ही। और जो द्वितीय पक्ष है, जब हम व्याकरण का अर्थ शब्द या लक्ष्य ऐसा कहते हैं तो इसमें दोष, तीन दोष दिखा दिए। शब्द लुडर्थः भवे च तद्धितः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः। जिज्ञासु ने तीन दोष दिखाए हैं, तो समाधाता इन दोषों का समाधान करना चाहता है। तो सबसे पहला जो दोष था शब्द लुडर्थः, उस पे बात की समाधाता ने और कहा कि ये दोष नहीं आएगा क्योंकि जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि करण अधिकरण अर्थ में ही लिट हो, उससे अतिरिक्त अर्थों में भी होता है। सूत्र बनाया हुआ है आचार्य ने अन्य अर्थों में भी होने के लिए। क्या? कृत्य लिटो बहुलम, इसके अनुसार लिट प्रत्यय बहुल करके होता है, तो जिस अर्थ में कहा गया है उससे भिन्न अर्थ में भी हो सकता है। तो इसलिए हम व्याकरण शब्द में कर्म में लिट मान लेंगे तो कोई समस्या नहीं है ना। व्याक्रियते यत्तत् व्याकरणम, ठीक है, व्याक्रियते यत्तत् व्याकरणम, ऐसे विग्रह से चलेंगे तो जिसको व्याकृत किया जाता है वो व्याकरण है। तो व्याकृत किसको किया जाता है? शब्द को। तो व्याकरण का अर्थ शब्द हो गया कि नहीं इस व्युत्पत्ति के अनुसार, तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। या फिर और इसी को बताने के लिए कि अन्य अर्थों में भी लिट होता है, वो उदाहरण दिए, प्रस्कंदनम, प्रपतनम, ठीक है, ये उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर जो है अपादान अर्थ में लिट प्रत्यय हो रहा है। तो कोई कहे कि प्रस्कंदन शब्द तो भीमादिगण में पढ़ा हुआ है, तो प्रदीप कह रहे हैं कि ऐसा है तो फिर जो भीमादयो अपादाने हैं उसको भी कृत्य लिटो बहुलम का ही प्रपंच समझना चाहिए, क्योंकि कृत्य लिटो बहुलम से ही हम प्रस्कंदन के अन प्रत्यय को या कहिए लिट प्रत्यय को बहुल करके अपादान कारक अर्थ में मान सकते हैं, ठीक है। तो अलग से भीमादिगण में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आचार्य भीमादिगण में पढ़ रहे हैं तो वो प्रपंच मात्र है। किसका प्रपंच मात्र है? कृत्य लिटो बहुलम सूत्र का, ऐसा समझना चाहिए। तो ये प्रथम दोष का समाधान जिज्ञासु समाधाता ने कर दिया। जिज्ञासु ने दोष दिया था शब्द लुडर्थः, समाधाता ने समाधान क्या कर दिया? कृत्य लिटो बहुलम के अनुसार हम कर्म अर्थ में लिट प्रत्यय मान लेंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। और अन्य अर्थों में भी कर्णाधिकरण के अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी लिट होता है, इसके लिए हमारे पास प्रमाण है, प्रस्कंदन आदि शब्द, ठीक। या फिर समाधाता प्रथम दोष का ही समाधान कर रहा है, फिर से एक दूसरे तरीके से शब्द लुडर्थः इसी दोष का समाधान करता है, लेकिन अब जो है वो उसका समाधान करने का तरीका अलग है, विधि अलग है। वो कहता है कि करण अर्थ में ही लिट को रहने दो। पहले तो कहा था ना कि कृत्य लिटो बहुलम से कर्म में मान लेंगे, ठीक है, माने पक्षांतर करके समाधान किया था एक तरह से। अब कह रहे कि वही पक्ष रखिए, करण अर्थ में ही लिट है ऐसा ही मानिए। तो इसके अनुसार फिर क्या होने लग जाएगा? व्याक्रियन्ते शब्दा येन व्याक्रियन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम, ठीक है। और व्याकरण का अर्थ भी आप शब्द ही ले रहे हो, तो इसलिए होने लग जाएगा कि व्याकृत किए जाते हैं शब्द जिसके द्वारा वह शब्द रूप व्याकरण, यही तो अर्थ होगा ना। व्याकृत किए जाते हैं शब्द जिसके द्वारा वह शब्द रूप व्याकरण। और ये कह रहे हैं कि ये तो आपका वाक्य ठीक नहीं बना। व्याकृत किए जाते हैं शब्द जिसके द्वारा वह शब्द रूप व्याकरण, माने वह शब्द, तो और शब्दों के द्वारा तो शब्द व्याकृत होते नहीं, तो इसलिए यही तो दोष दिखाया था कि शब्दों के द्वारा शब्द व्याकृत नहीं होते। तो समाधाता कह रहा है कि नहीं, शब्दों के द्वारा भी शब्द व्याकृत होते हैं। और व्याकृति का अर्थ क्या है यहाँ पे? विपरीत की व्यावृत्ति और सदृश का संग्रह। तो वो विपरीत व्यावृत्ति वाला उदाहरण भाष्यकार ने दिखा दिया है। गौरित्युक्ते सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते नाश्यो न गर्दभः इति, ठीक है।
और सदृश का संग्रह भी कराते हैं शब्द। जैसे उदाहरण दिया था, भागः एक सिखा दिया तो त्यागः यागः आदि का संग्रह हो जाता है ना। तो शब्दों के द्वारा भी शब्द व्याकृत होते हैं, सारी सिद्धियां करके नहीं बताते ना। तो इस तरह से प्रथम जो दोष है शब्द ल्युडर्थ है, उसका समाधान समाधाता ने दो प्रकार से कर दिया। अब जो दूसरा और तीसरा दोष है उसका समाधान कर रहे हैं। उसके लिए कहते हैं अयम तर्हि दोषः। ये जिज्ञासु बोल रहा है कि चलो आपने पहले का तो समाधान कर दिया, पहले दोष का तो, लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है आपका शब्दे व्याकरणे, इस पक्ष में अयम तर्हि दोष, ये दोष तो बना ही हुआ है। कौन सा? भवे प्रोक्तादेश्च तद्धिताः, ये तो दोष है। और समाधाता ने इसका कोई कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब दूसरे पक्ष में ये दोष है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब कुल मिला के दोनों पक्षों पे बात हो चुकी है। प्रथम पक्ष में तो जो दोष है सो है ही है। द्वितीय पक्ष में 3 दोष दिखाए थे, उनमें से एक का समाधान कर दिया, 2 दोष बने हुए हैं। और व्याख्याकार ने शुरू में ही कहा था, इस द्वितीय पक्ष के प्रारंभ में उद्योतकार ने दिखाया था कि पहले पक्ष का जो दूसरा दोष है वो भी इस पक्ष में है। पहले पक्ष का जो दूसरा दोष है शब्दा प्रतिपत्ति, वो दूसरे पक्ष में भी दोष है, दिखाया था ना। एवं तरी शब्द जहाँ लिखा था तो उद्योतकार ने कहा था शब्द इति लक्ष्यमित्यर्थ अत्र पक्षे षष्ठ्यर्थ उपपद्यते। तो इस तरह से दोनों ही पक्षों में दोष बने हुए। प्रथम पक्ष के दोष वही 2 हैं जो कहे थे, सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थानुपपत्तिः, षष्ठ्यर्थोनुपपन्नः और शब्दा प्रतिपत्तिः। और दूसरे पक्ष में क्या क्या दोष है? भवेच तद्धितः, प्रोक्तादेश्च तद्धितः और शब्दा प्रतिपत्तिः। तो अब समाधाता कहता है कि इस तरह तो दोनों ही पक्षों में दोष हो गए, एवं तर्हि, तो अब ऐसा करो एक तीसरा पक्ष लेके आओ। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? अब ये सिद्धांत वार्तिक है। एवं तर्हि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। पहले क्या पक्ष चल रहा था? तो पहला पक्ष था लक्षणम व्याकरणम, केवल लक्ष्य सूत्र मात्र ही व्याकरण है। और दूसरा था लक्ष्यम व्याकरणम, केवल शब्द मात्र उदाहरण मात्र ही व्याकरण है। तो दोनों ही पक्षों में इसलिए दोष बने रहे। तो इसलिए अब सिद्धांत पक्ष को लेकर के आ रहा है समाधाता, एवं तर्हि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। तो बात ये है कि लक्ष्य और लक्षण द्वंद्व समास है। लक्ष्यम च लक्षणम च तत् लक्ष्य लक्षणम, लक्षणम लक्ष्यम च लक्षणम च इति लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य और लक्षण प्रथमा का द्विवचन शब्द है ये, इतरेतर योग द्वंद्व समास, ठीक है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यही क्या है ना, आगे देखो, लक्ष्यम च लक्षणम च एतत् समुदितम व्याकरणम भवति। प्रथमांत है दोनों, लक्ष्य और लक्षण ये दोनों मिलकर के व्याकरण होता है। सूत्र भी और उदाहरण भी मिलकर के व्याकरण के शरीर को पूर्ण करते हैं। किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम, तो कहा शब्दो लक्ष्य सूत्रम लक्षणम, ठीक है। शब्द को ही लक्ष्य कहते हैं और सूत्र को ही लक्षण ऐसा कहते हैं। उद्युत की पंक्ति देखिए, व्यावर्त्य व्यावर्तक रूप लक्ष्य लक्षणस्य अति प्रसक्तत्वात् पृच्छति भाष्ये किम पुनरिति। प्रश्न किया है ना यहाँ पर जिज्ञासु ने, किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम, ठीक। तो उद्योतकार इसकी भूमिका बना रहे हैं कि ये पूछने की क्या आवश्यकता थी, किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम। वैसे तो उसका उत्तर दे दिया है कि शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है, लेकिन जिज्ञासु ने पूछा ही क्यों, ठीक है। तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि इन शब्दों का जो है वो लोक व्यवहार में या अन्य शास्त्रों में अन्य भी अर्थ होता है। जैसे हम कहीं पर भी कोई लक्षण करते हैं तो वो लक्षण क्या होता है, व्यावर्तक होता है, ठीक है। जैसे अभी पीछे आप गौहू का ही लक्षण करके आए थे, सासना लांगूल ककुद खुर विषाण। तो ये जो लक्षण किया है ये केवल गाय में ही घटेगा ना, इसको अन्य सबसे अलग करेगा, अन्य सारे प्राणियों से इसको अलग करता है ना। तो लक्षणम माने व्यावर्तकम, ऐसा भी है शास्त्र में भी लोक में भी, ठीक है। और लक्ष्य माने व्यावर्त्य, अन्यों के व्यावर्तक के द्वारा जिसको अन्यों से भिन्न किया जाए, जैसे सासना लांगुल आदि ककुद खुर विषाणी अर्थ रूपम, ये लक्षण हो गया।
और इसका लक्ष्य हो गया गौहु। वो गौहु व्यावर्त्य है ना, अब व्यावर्त्य है माने अन्य पदार्थों से भिन्न करने योग्य है इसके द्वारा। तो लोक में लक्षण और लक्ष्य शब्द इन व्यावर्त्य अर्थों में भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही अर्थ ना लिया जाए लक्षण और लक्ष्य शब्द का। इसलिए जिज्ञासु ने पूछा किम पुनर्लक्षणम किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम, तो उसको बता दिया कि यहाँ पे लक्ष्य का अर्थ व्यावर्त्य वाला नहीं लेना, यहाँ पे तो लक्ष्य माने शब्द और लक्षणम माने व्यावर्तक कम नहीं लेना, यहाँ पे लक्षणम माने सूत्रम। ठीक है, पंक्ति देखिए उद्योत की फिर से, व्यावर्त्य व्यावर्तक रूप लक्ष्य लक्षणस्य अतिप्रसक्तत्वात्, व्यावर्त्य व्यावर्तक रूप लक्ष्य लक्षणस्याति प्रसक्तत्वात् पृच्छति भाष्ये किम पुनरिति। ठीक हो गया। जिज्ञासु ने किम पुनर्लक्ष्यम किम लक्षणम किस लिए पूछा है? इसलिए पूछा है कि ये लक्ष्य लक्षण शब्द व्यावर्त्य व्यावर्तक रूप अर्थों में अति प्रसक्त ना हो जाएं। ठीक है, वहां उस अर्थ को ना ग्रहण कराने लग जाए, इसलिए पूछ के स्पष्ट करा लिया कि यहाँ शब्द शास्त्र के संदर्भ में लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है। तो शब्द शास्त्र के संदर्भ में लक्ष्य माने उदाहरण शब्द, ठीक है, और लक्षण माने सूत्र, व्याकरण शास्त्र के सूत्र। चलिए, तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य और लक्षण ये दोनों मिल करके व्याकरण होता है, ये सिद्धांत वाली बात बता दी समाधाता ने। अब जिज्ञासु कहता है कि चलिए ये आप एक तीसरा पक्ष ले आए हैं, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम एवं अप्ययम दोषः, लेकिन इस पक्ष में भी हमें ये दोष दिखाई पड़ रहा है। कौन सा दोष? समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तो अवयवे नोपपद्यते सूत्राणि चापि अधियाने इष्यते वैयाकरणः इति। अब ये दोष यहाँ पे जिज्ञासु दिखा रहा है। एवं अपि अयम दोषः, फिर भी ये दोष आएगा क्या? समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तः, व्याकरण शब्द तो समुदाय में प्रवृत्त हो रहा है, समुदाय को कह रहा है ना, पूरे समुदाय को। किस समुदाय को? लक्ष्य और लक्षण, यही तो कहा था ऊपर, लक्ष्यम लक्षणम च एतत् समुदितम व्याकरणम भवति, लक्ष्य लक्षण दोनों मिल करके व्याकरण होते हैं। तो इसलिए कहा आगे जिज्ञासु ने कि समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तः, व्याकरण शब्द तो समुदाय में प्रवृत्त होता है, अवयवे नोपपद्यते, तो एक अवयव को कहने के लिए उपपन्न नहीं होगा। ठीक है, और आपने मान लो जैसे आप पढ़ने के लिए आए तो सबसे पहले आपके हाथ में अष्टध्यायी पकड़ा दी, अभी आप सूत्र ही पढ़ रहे हैं, माने लक्षण ही पढ़ रहे हैं, लक्ष्य तो नहीं पढ़ रहे अभी साथ में। ठीक है, तो आपको वैयाकरणः नहीं कह सकेंगे, जबकि चाहिए तो सूत्राणि चापि अधियाने, जो अभी सूत्र ही पढ़ रहा है, जिसने सूत्रों को ही पढ़ना प्रारंभ किया है, उसके लिए भी क्या शब्द चाहिए? वैयाकरणः। लेकिन व्याकरण शब्द तो अकेले सूत्र के लिए आता नहीं है, व्याकरण शब्द तो शब्द और सूत्र दोनों के समुदाय के लिए आता है। तो इसलिए जिसने अभी केवल सूत्र ही पढ़ना प्रारंभ किया है उसको हम वैयाकरणः नहीं कह पाएंगे, ये दोष दिखा रहे। ठीक है, एवमपि अयम दोषः समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तः अवयवे नोपपद्यते। ठीक हो गया ना, अवयवे नोपपद्यते माने केवल सूत्रों को कहने के लिए व्याकरण शब्द अब प्रयोग नहीं हो पाएगा आपकी व्याख्या के अनुसार, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन हमें सूत्राणि चापि अधियाने इष्यते वैयाकरणः, जो केवल सूत्रों को ही अभी पढ़ रहा है उसके लिए भी वैयाकरण शब्द चाहिए, ये नहीं बन पाएगा, ये दोष है। तो समाधाता समाधान करते हैं, नैष दोषः समुदायेषु ही शब्दाः प्रवृत्ताः अवयवेष्वपि वर्तन्ते। जब समाधाता ने कहा नैष दोषः, जो आप दोष दिखा रहे हैं वो नहीं आएगा दोष। क्यों? समुदायेषु ही शब्दाः प्रवृत्ताः, समुदाय में जो शब्द प्रवृत्त होते हैं ना, किसी समुदाय को कहने के लिए जो शब्द प्रवृत्त होते हैं, अवयवेष्वपि वर्तन्ते, वो शब्द अवयवों में भी वर्तमान होते, माने अवयवों को भी कहते हैं। तद यथा पूर्वे पांचालः उत्तरे पांचालः तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम शुक्लो नीलः कृष्णः इति, जैसे उदाहरण देकर के बताया है। पूर्वे पांचालः, प्रदीप की प्रथम पंक्ति देखिए, जनपदांतर निवृत्ति विवक्षायाम एक देशे अपि समुदाय रूप आरोपात प्रयोगः।
दूसरे जनपद की निवृत्ति कराना चाहते हैं, ऐसी विवक्षा है। और ऐसी विवक्षा में एक देशेपि समुदाय रूप आरोपात प्रयोग, एक देश में भी समुदाय रूप का आरोप करके प्रयोग कर दिया है। पूर्वे पांचाला, उत्तरे पांचाला, पांचाल तो पूरे का ही नाम है ना, पूरे प्रदेश का नाम पांचाल है, लेकिन फिर भी उसको पूर्वे पांचाला, उत्तरे पांचाला ऐसा कह देते। ठीक है, आपके अनुसार तो ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पांचाल मान लो इतने पूरे बड़े उसका नाम है, तो फिर पूर्वे पांचाला, उत्तरे पांचाला ऐसे व्यवहार तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता तो है। और आगे और सरल उदाहरण देखिए, तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम। अब तैलम तो ये तो सामान्य शब्द है, ये धरती पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो धरती पे जितना भी तेल है सारे को कहने के लिए तैलम शब्द आता है ना। लेकिन फिर भी तैलम भुक्तम जब बोलते हैं तो वही तैल शब्द जो पूरे समुदाय रूप तैल का बोध कराता होता है, तैलम भुक्तम बोलते तो वो 1 चम्मच 2 चम्मच आएगा उसमें। तो अवयव में वर्तमान हो गया कि हो गया ना। समुदाय को कहने वाले जो शब्द हैं, समुदायेषु ही प्रवृत्ताः शब्दाः अवयवेष्वपि वर्तन्ते, घृतम भुक्तम। ठीक है, समुदाय में प्रवृत्त शब्द अवयव अर्थ में भी वर्तमान हो जाते हैं। पूर्वे पांचालाः उत्तरे पांचालाः। तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम शुक्लो नीलः कृष्णः। इसी तरह से शुक्लः नीलः कृष्णः आदि शब्दों का भी व्यवहार होता है। प्रदीप कार दिखा रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे। एवं अयम समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तो अवयवेपि वर्तते। ठीक है, ये अवग्रह चिन्ह गलत आ गया, प्रवृत्तों के बाद आना चाहिए था। एवं अयम समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तो अवयवेपि वर्तते। समुदाय में व्याकरण शब्द है, माने लक्ष्य लक्षण दोनों को कहने के लिए व्याकरण शास्त्र है, लेकिन केवल लक्षण को कहने के लिए भी व्याकरण शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए जिसने अभी केवल व्याकरण पढ़ना, सूत्र पढ़ने ही आरंभ किए हैं, ठीक, उसको भी हम व्याकरण कह सकेंगे, कोई समस्या नहीं। प्रदीप पूर्वे पांचाला इति जनपदांतर निवृत्ति विवक्षायाम एक देशेपि समुदाय रूप आरोपात प्रयोग। पूर्वे पांचाला ये प्रयोग कैसे कर दिया हमने, एक देश में समुदाय रूप का आरोप करके, एक देश में समुदाय रूप का आरोप करके पूर्वे पांचाला ऐसा कह दिया है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम जनपद निवृत्ति की विवक्षा रख रहे हैं, जनपदांतर को हटा के बोलना चाह रहे हैं, जो दूसरा भाग है उसको हटा के बोलना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर दिया। एक देशेपि समुदाय रूप आरोपात प्रयोग, ऐसा होता है लोग। तैलमिति यद औषध संस्कृता घृत तैल मात्रा भवति तदेतद उदाहरणम्। अस्तु अद्य तावत् इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सेवेभ्यो